वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग विच मे बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर ईपीएफओ एग्जाम, जेएआईआईबी एग्जाम, असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अब तो 11th 12th बीकॉम वगैरह में भी अकाउंटिंग के एमसीक्यूज ही आ रहे हैं, तो इट कैन बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। नंबर 2, अगर आपको ये बुक पढ़नी है, आपको ये पढ़ना है पीडीएफ जो मैंने बना रखी है, 550 से ऊपर इसमें कंपाइल्ड एमसीक्यूज है जो आप चेक कर सकते हैं मेरी ऐप के ऊपर नितिन गोयल क्लासेस। वहाँ पे 8 महीने और 1 साल के अंदर इसको आप पढ़ सकते हैं एंड इट इज ऐप बेस्ड, सो डो नॉट आस्क कि सर पीडीएफ डाउनलोड हो सकते नहीं हो सकते। अगर पीडीएफ डाउनलोड करवाने वाली बुक होती तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इट विल बिकम अराउंड 400 to 500 रुपीज, वो हम डाउनलोड नहीं करवाते। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विथ फर्दर प्रोसेस। हम अभी पिछली 2 क्लासेस में गैप के और अकाउंटिंग प्रोसेस के कुछ एमसीक्यूज कर चुके हैं, तो लेट अस कंटिन्यू दैट। लेट अस कम टू नंबर 14। तो इसमें लिखते क्या है, द अकाउंटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट अबाउट फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। आपको याद होगा मैं कई बार बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज गोइंग टू डील विद द मैनेजमेंट। तो जैसे ही ये वर्ड आता है ना, द मैनेजमेंट, तो आपको समझ जाना है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करी जा रही है। तो द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नो, दैट इज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज नॉट अबाउट accounting, this is information system. Management decision information flow, no, that is a flow chart function. Management by information, yeah, all the above, no, the answer is only B, management accounting. That you have to always keep in your mind. Number 15, who among the following is interested in accounting information? We normally call them stakeholders. हमारे स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग के अंदर? तो इन्वेस्टर्स होते हैं यस, क्रेडिटर्स होते हैं ऑफ कोर्स, हमें लोन देने से पहले, हमें उधार सामान देने से पहले हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ऑफ कोर्स टैक्सेशन उन्हीं के पास जाने वाला है। एम्प्लॉय एंड वर्कर, ऑफ कोर्स वो काम करना चाहते हैं हमारी कंपनी में या नहीं करना चाहते, दे विल डिपेंड अपॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर interested parties in the accounting information. So all of the above is the answer for this question. Which of the following is not an activity? Again, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था मेरे ख्याल से, आपको चेक करना है नॉट एन एक्टिविटी और पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, बिकॉज जब तक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक उसकी एंट्री कैसे कराओगे। मेजरिंग एंड आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑफ कोर्स मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस को ही हमें रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए मॉनिटरी सेंस में उसको चेक करना है। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन बुक, ये ट्रांजेक्शंस इन बुक है तो आपको चेक करना है। एंड देन क्लासिफाइंग देम, सो इनमें से ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो बुक कीपिंग का पार्ट ना हो, सो ऑल ऑफ देम आर पार्ट एंड नन ऑफ द अबव इज द आंसर। नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। To maintain record of business, yes. To calculate profit loss, yes. To depict financial position, मतलब asset and liability कितनी है, yes. To make information available for various groups and users, yes. इसका मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो लास्ट वाला क्या बचा, to audit the financial information। तो याद रखना, auditing starts where accounting ends। तो अकाउंटिंग तो एंड ही नहीं हुआ ना अभी, हम तो अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें ऑडिटिंग की बात नहीं होती। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, मैंने पूरा एक सिलेबस पढ़ा रखा है इसके ऊपर। ऑडिटिंग का मतलब होता है वेरीफाइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसी कौन सी चीज है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आ सकती। नंबर 1, इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये एक लिमिटेशन है क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल नहीं कर सकते। देखो हर जगह पे ना, जैसे इंसान के ऊपर होता है ना कि हम हर चीज हम नहीं कर सकते, उस तरह अकाउंटिंग भी हर चीज नहीं कर सकता। इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इसमें कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो ये इफ नहीं है, इट है, इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इट डज नॉट इंडिकेट व्हाट द बिजनेस वुड रियलाइज इफ सोल्ड। ये भी एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कल को अगर बिजनेस को बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, हम वो वैल्यूएशन आज नहीं कर सकते। It does not tell the whole story of the company because accounting is a language of business। तो हमेशा वो कहानियां बताएगा कंपनी कैसी है, कितनी एसेट, कितनी लायबिलिटी, लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं बताएगा। स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन अपॉन रॉन्गली, ऑफ कोर्स जो भी स्टेटमेंट है वो बनाने वाला कौन, आप और हम जैसे इंसान, हमें ह्यूमन एरर भी हो सकती है और मैनिपुलेशन भी हो सकती है।
तो ऑल ऑफ दीज कैन बी लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यस, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नाउ आपने पढ़ा हुआ है एक अकाउंटिंग इक्वेशन विच स्टेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो हम इसी के ऊपर देखते हैं यहाँ पे कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट. तो अगर मैं कहता हूँ कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी. तो आपका आंसर कौन सा है? आंसर इज बी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज द आंसर. उसके अलावा जितने भी हैं वो टाइम पास करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दे रखे होते हैं. लायबिलिटीज आर इक्वल टू, मतलब इस वाले को टॉपिक में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं. लायबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट माइनस प्रॉफिट. अगेन दोबारा लगाओ, कैपिटल इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. तो लायबिलिटी विल बी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल. तो इसका आंसर हो गया बी, एसेट्स माइनस कैपिटल. डैश कैन बी डिफाइंड, नंबर 21, डैश कैन बी डिफाइंड एज इनफ्लो ऑफ एसेट्स दैट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी. तो कहते हैं ऐसा क्या चीज है जिसको हम डिफाइन करते हैं कि एसेट में इनफ्लो हुआ दैट इंक्रीज द ओनर इक्विटी ऑल्सो, कि ओनर की इक्विटी भी बढ़ जाए और एसेट भी आ जाए. तो कैपिटल, रिजर्व्स, इनकम या रेवेन्यू या एक्सपेंस. अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी हम कंपनी हमारी सेल करती है तो सेल करने के बाद हमें जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू. प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, जो भी पैसा आप सेल करके कमाते हैं आता है हमारे पास. अगर 10 रुपए की चीज 15 में बेची तो 15 रेवेन्यू, अगर 10 रुपए की चीज 5 की बेची तो 5 रेवेन्यू. तो जो भी रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू एक तो आपका एसेट बढ़ाएगा, कैश आएगा आपके पास. नंबर 2, आपके साथ साथ वो कैपिटल को भी इंक्रीज करता है. तो ये क्या कह रहा है? डैश कैन बी डिफाइंड एज इनफ्लो ऑफ एसेट्स दैट रिजल्ट in an increase in owner's equity. Now, when goods and services are sold, the monetary product is known as. जब भी हम गुड्स को बेचेंगे तो याद रखना, ना वो प्रॉफिट है, ना वो लॉस है, ना कैपिटल है, ना वो एसेट है, ना लायबिलिटी है, कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू. तो रेवेन्यू इज, हमने बेसिक टर्म में मैंने कवर कर रखा है, रेवेन्यू इज द अमाउंट वी रियलाइज ऑन सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट जो हम कंपनी गुड्स में डील करती है उसको. So revenue is that amount which we get after selling goods and services. The cost of use of things or services for purpose of generating revenue. हमने कहा जो भी मैं आपको पढ़ाने के लिए जो भी अपनी कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, मेरी लाइट चल रही है, मेरा इंटरनेट बिल चल रहा है, मेरी सर्विस चल रही है, ये सब क्या है मेरे लिए? ये मेरे खर्चे है ना. ये मेरा रेवेन्यू नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट है. ये मेरा प्रॉफिट नहीं हो सकता क्योंकि तो कवर ही नहीं हुआ. कैपिटल नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता. ये क्या है? मेरा एक्सपेंस. तो पार्ट सी इज द आंसर. इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इनकम इज इक्वल टू व्हाट? इनकम कैसे निकालोगे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज माय इनकम. जब भी हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं इनकम स्टेटमेंट का, तो हमारा जो रेवेन्यू है उसमें से खर्चे माइनस कर दो, हमारी इनकम आ जाती है. तो आंसर इज सी. उस बाकी ऑप्शन को देखो तो सेल ऑफ गुड्स से सिर्फ रेवेन्यू आता है. बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है. बैलेंस ऑफ कैपिटल से इक्विटी आता है. ठीक है, ये याद रखना है आपको. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 25. तो इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 25 नाउ, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? गुड्स लाइंग अनसोल्ड. कुछ ऐसे गुड्स हैं जो बिके नहीं है, अभी आपके पास ही है. इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर आर कॉल्ड. अभी बिके नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते क्या होते हैं, बिके नहीं है तो अभी बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो बिगिनिंग हो गया तो ओपनिंग हो गया, ओपनिंग स्टॉक. एक्चुअली वो ओपनिंग स्टॉक नहीं थे, वो पुराने स्टॉक थे जो पिछले साल के आपकी बैलेंस शीट में पड़े. तो जो बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक थे. अब जब इसको हम लेके जाएंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में तो दैट विल बिकम ओपनिंग स्टॉक. तो इसका आंसर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक आ गया. गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. अब बिगिनिंग में है अगेन, तो वो भी क्या हो गया हमारा, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया है मुझसे लिखने में शायद. एट द एंड ऑफ, सॉरी ठीक है. गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. अगर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है तो वो है क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ पे गड़बड़ हो गई है थोड़ा सा लिखने में. अगर बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग, सॉरी अगर बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर है तो वो है ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है या एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है तो वो होता है क्लोजिंग स्टॉक. तो इसको आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, आप जो बुक्स में पढ़ेंगे. देयरफॉर आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद दिस क्लास, ताकि वहाँ जो डाउनलोड करोगे पढ़ोगे तो यहाँ पे जो गलतियां वहाँ सुधार सकते हैं. इसका आंसर होगा ए, ओपनिंग स्टॉक, और दूसरे का होगा क्लोजिंग स्टॉक.
47th, अ पर्सन हु ओज मनी। याद रखना ये वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जल्दबाजी में इसको ओन पढ़ लेते हैं। ओन मतलब होता है लेना, ओ मतलब देना। हु ओज मनी टू द फर्म मेनली ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने किसी को गुड्स या सर्विसेज बेचे और उसने आपको पैसा देना है, तो वो कौन बन जाएगा हमारा, उसको बोलते हैं हम डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। तो बोरोवर तो पैसा लेता है, लेंडर क्रेडिटर ये पैसे के लिए होते हैं, लेंडर और बोरोवर। क्रेडिटर वो जिससे हमने उधार लिया, हमने उसको पैसा देना है, और डेटर वो जिसने हमें पैसा देना है, मतलब हम लोग कौन है, हम फर्म है। तो डेटर इज द आंसर। क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म इज अ पर्सन हु, क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हमने सामान जिससे हमने ले रखा है और जिसको हमने पैसा देना है। तो लैंड मनी टू द फर्म, नो पैसा नहीं देता वो। बोरोज मनी, वो पैसा लेता नहीं है हमसे। सप्लाई गुड्स टू द फर्म, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि उधार या कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम द फर्म, और क्रेडिट खरीदार नहीं है, वो बेच रहा है हमको। सप्लाई गुड्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ दिस, ऑन क्रेडिट। वो हमें उधार बेच रहा है, तो हमें उधार बेचा तो हमें उसको पैसे देने हैं। Which of the following kinds of liabilities is not included in the balance sheet? कौन सी लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट में नहीं आती लेकिन बैलेंस शीट के फुट नोट में आ सकती है? फुट नोट में आने वाली लाइबिलिटी को बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो हमारी किसी इवेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कोई केस हुआ है कंपनी में, तो वो हार गए तो लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड? करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी, पेड अप कैपिटल। तो इसका आंसर है कंटीजेंट लाइबिलिटीज। और याद रखना कंटीजेंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के बाहर एक फुट नोट के बेस पे लिखी जाती है कि देयर इज अ कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ लीगल केस और व्हाटएवर यू कैन से। If you lose that, you will have to liability. If you win that case, that liability will be finished from that footnote. The term purchase for the purpose of accounting does not include the following. Before I start the option, याद रखना हमेशा कि अगर हम परचेज की बात करते हैं तो परचेज का मतलब होता है सिर्फ गुड्स से रिलेटेड, उसके अलावा किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी फिक्स एसेट, फिक्टिशियस एसेट से रिलेटेड हमारा परचेज वर्ड यूज नहीं होता। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एग्रीड, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट कैश परचेज ऑफ सर्विसेज, यस, क्योंकि सर्विस और गुड्स हमारी कंपनी के लिए हम काम कर रहे होंगे। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऑलरेडी आई आंसर्ड, फिक्स एसेट का कोई लेना देना इसमें नहीं होता। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी मोड ऑफ पेमेंट, यस, गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, तो आपका परचेज वर्ड यूज होता है। अगर लिखा है परचेज मशीनरी तो गुड्स यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ड यूज किया परचेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या नहीं है, पार्ट सी इज नॉट द आंसर फॉर दिस पार्ट। ऑलराइट, so this is about accounting process and accounting equation, जो जिसके एमसीक्यू हमने आज खत्म करे। नेक्स्ट क्लास में we will be starting with accounting principle, लेकिन I will suggest you again, अभी ये बुक का प्राइस जो ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ ऐप के ऊपर है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इस बुक का प्राइस जो था वो 180 रुपये था, अभी वो सिर्फ 100 रुपये में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चॉइस आपकी रहेगी, क्योंकि हम कब आएंगे इस क्लासेस को लेके, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन माय अवेलेबिलिटी। लेकिन अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो 550 एमसीक्यू बहुत सारे होते हैं पढ़ने के लिए, और सारे आंसर्स को मैंने ऐसे बोल्ड हाईलाइट कर रखा है। तो जस्ट हैव टू गो थ्रू, रीड इट, जो भी डाउट है आप उसको करते चले जाओ। अगर आपको लगता है जल्दी डाउट क्लियर करने हैं तो वहीं पे ऐप में आप चैट में इसको आप लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन का डाउट है, आप समझा दो। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से वीडियो बना के यूट्यूब पर उसकी डाल दो। ऑलराइट, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, और दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। जल्दी इस चैनल को बढ़ाओ, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ा रहे हो, तभी मैं इतना पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, टाटा।